बच्चों यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जहाँ से हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर और स्केलर फॉर्म दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो किसी के बारे में ये बताएगी कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। कहते हैं जब चार्ज ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो केवल उसके बिहेवियर और नेचर के बारे में बताएगा। कि मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट हमारे चार्ज हैं, तो उनके अंदर जो बिहेवियर होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये किस तरह से पता चलता है? तो वो पता चलेगा चार्ज के टाइप के ऊपर। चार्ज जो है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पड़े हो नेगेटिव चार्ज। मान के चलो दो चार्ज बॉडीज हमारी क्या हैं, लाइक चार्ज है दोनों पर। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में एक फोर्स काम करेगा, जो फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो नेचर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ पर, वो होगा रिपल्सिव नेचर का। कहें तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। और भाई मान के चलो दो हमारे पास अनलाइक चार्ज दे रखे हैं, एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, इसका जो नेचर होगा वो होगा अट्रैक्टिव नेचर। एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो चार्ज एक किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा कि मैटर किस तरह से वो काम करेगा, नेचर के बारे में बताएगा। चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो बनती है कूलम। क्या बनेगी? कूलम। ये हमेशा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्या तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? चार्ज, तो चार्ज बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन वही अगर मास हम देखें, मास, मास क्या बनेगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। चार्ज जो बनेगा, चार्ज ये जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। कितनी भी स्पीड से ले जाओ किसी भी चार्ज बॉडी को, कोई प्रभाव चार्ज के ऊपर नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ स्पीड। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, स्पीड को भी डिपेंड करता है। थोड़ी सी स्पीड चेंज हो जाती है, क्या तो स्पीड को चेंज करने से इसकी थोड़ी सी मास में परिवर्तन आएगा। और जो मास का फॉर्मूला बनता है वो बनेगा एम नॉट अपॉन में 1 - v² अपॉन में c²। अब ये एम नॉट क्या है? एम नॉट को हम पढ़ते हैं रेस्ट मास। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट मास। ये वाले मास को पढ़ेंगे क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। सी होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और जैसे v है उसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी वेलोसिटी से वो जाएगा। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ मास, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती थी तो केमिकल इक्वेशन में जो भी मास रिएक्टेंट में होगा वही मास कहाँ होगा? प्रोडक्ट में। क्या तो मास हमेशा केमिकल इक्वेशन के दौरान क्या रहेगा? कंजर्व। उसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही इसको हम
क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है, मान के चलो कोई आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हें दे रखा है, तो इसके अंदर मान के चलो हमारा 5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -2 कूलम है, यहाँ पर 1 कूलम है। और यही आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मान के चलो यहाँ पर लिखा है 3 कूलम, यहाँ लिखा है 7 कूलम। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कितना कूलम का चार्ज होगा, तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से बनेगा 5 6 और 2 4, या तो 4 कूलम आएगा टोटल। यहाँ से कितना बनेगा 7 3 10, तो कहने की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 7 3 10 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू कहने की 6 कूलम आनी चाहिए। ठीक, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है। अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में भी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है Q, वो हमेशा होगा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या होगा बच्चों, क्या, तो चार्ज की वैल्यू हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं फंडामेंटल चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज। कहते तो सबसे छोटा चार्ज दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ से किसी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो हमेशा ±NE के फॉर्म में होगा। n हमेशा क्या होगा, जैसे मान के चलो +-1 +-2 +-3, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ से Q की वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, +-1E +-2E +-3E +-4E, कहाँ तक जाएगा, +-NE। तो ये क्या बनेगी, चार्ज। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो हमेशा n और e की फॉर्म में रहेगा। कभी भी कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे 7/4 इलेक्ट्रॉन, क्या 7/4 इलेक्ट्रॉन हमारे किसी बॉडी पर हो सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 7/4 तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। जैसे 3/2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज बॉडी पर हो सकते हैं, नहीं। 1.5 का मतलब क्या, या तो 1 होगा या तो 2 होंगी। कहीं तो आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनके बीच की वैल्यू आ रही 1.5, तो नहीं होगा, गलत है ये। सबसे छोटे चार्ज जो है हमारा फंडामेंटल चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इस तरह से तुम कैलकुलेट कर लोगे। मान के चलो कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है Q, यहाँ पर जो Q है, Q दे रखा है हमें कितना, 8 × 10⁻18 कूलम। आपसे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, Q = NE। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे Q/E। Q की वैल्यू सबको मालूम है, 8 दे रखा है, मतलब -18। E की वैल्यू सबको मालूम है, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू जो निकल के आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, डेसिमल से ये ख़त्म कर देंगे, कितना आएगा 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50। तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, 50। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं फार्मूले का प्रयोग करके। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझ रहे, कूलम्स लॉ क्या है। कोई भी 2 चार्ज बॉडी तुम्हें दे रखी है, मान चलिए एक चार्ज बॉडी Q1 है और दूसरी चार्ज बॉडी कौन सी है, Q2। ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब क्या होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन हमारा दे रखा है कितना, R। दूसरी वाली बॉडी क्या करेगी, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी जिसको हम पढ़ेंगे F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा 1,
तो इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब यहाँ पर सेपरेशन हमने मान लिया आर, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों वो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से F डायरेक्टली बनेगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम पढ़ते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये के क्या है, के हमारा एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा के जो होगा वो बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की इक्वल होगा। ध्यान रखना, यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है फ्री स्पेस में 8.85 × 10⁻⁻15 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है एप्सिलॉन की। ठीक, के एक हमारा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ से मान के चलो बच्चों, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मान के चलो आर को हम बढ़ाएंगे तो आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आर को अगर घटा देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ बढ़ जाएगी फोर्स की वैल्यू। तो जितना क्लोज होंगे दो चार्ज बॉडी उतना क्या होगा, जैसे मान के चलो पहले हमारी चार्ज दोनों के चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना था आर, यहाँ Q1 और यहाँ पर Q2। बाद में क्या करा हमने, दोनों चार्ज की बॉडी के बीच का डिस्टेंस कर दिया कितना, डबल। तो जैसे हमने डबल करा तो यहाँ हो जाएगा 2R। अब यहाँ से हमें फाइंड करना कि फोर्स कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो आसानी से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, शुरुआत में फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, इसके लिए क्या बनेगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, F डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन में 2R का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, F डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन में 4R स्क्वायर। 1/4 ले लो बाहर तो बनेगा Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, F के। तो यहाँ से जो नया फोर्स हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटाओगे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने डिस्टेंस को डबल करा तो फोर्स कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो। एवरेज जो बनेगा वो बनेगा 1/n² इंटू में F। एन क्या बता रहा है, कितने टाइम्स, एन क्या बता रहा है, कितने टाइम्स डिस्टेंस को कर रहे हो, कितने टाइम्स डिस्टेंस को कर रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। 2 टाइम्स करा तो यहाँ से 1/4 हो गया, एन की वैल्यू 2 रखेंगे। एफ जो है एफ वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट है वो क्या बता रहा है, मीडियम। के की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। मान के चलो कोई मीडियम हमें दे रखा है मीडियम, तो मीडियम के लिए कोई फोर्स हम निकालेंगे, एफ एम बराबर, तो लिखेंगे एफ एयर और अपॉन में जो भी मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा होगा के। ध्यान रखना के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए नया फॉर्मूला ये बनेगा। किसी मीडियम में जब फोर्स की वैल्यू पूछे तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे एयर में निकाल के। ये जो फॉर्मूला हमारा बना था ऊपर, ये था वेक्टर स्केलर फॉर्म। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म, तो मान के चलो दो ऑब्जेक्ट हमारे दे रखे हैं, चार्ज बॉडी वही
एक चार्ज बॉडी ये और दूसरी चार्ज बॉडी ये, इसको हमने मान लिया Q2, इसको हमने मान लिया Q1 प्लस है चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, सेपरेशन हमने मान के चला कितना R। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये चीज़ जो लिखी वो मैग्नीट्यूड है। हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर अगर है वेक्टर, तो वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मान के चलो फोर्स इसके ऊपर लगा, फोर्स इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा, तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, R1 माइनस R2। ठीक, फोर्स इसके ऊपर लगा तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट क्या, R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 ये हमने देख लिया। अब जरा हम निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड कितना है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कराना है केवल और केवल यूनिट वेक्टर से। अब यहाँ से जो यूनिट वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, R, क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, R1 माइनस R2। तो यहाँ से R1 माइनस R2 इसका कर दो कैप। ठीक, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे R1 माइनस R2 इनका वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R3। अब यहाँ से लिखेंगे R1 माइनस R2, ये बना फोर्स किस पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरह से अगर हम निकालें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ से F21 की वैल्यू जो निकलेगी वो मिलेगी K Q1 Q2 अपॉन में R3 R2 माइनस R1, वेक्टर लगा दिया। मान के चलो अगर हमें R1 माइनस R2 लिखना है तो क्या करेंगे, F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R3। अब यहाँ लगा दो माइनस, तो यहाँ कर दो R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, R12 की वैल्यू जो है R21 के बराबर लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर बनेगा नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये कहें कि हमारा किसको बता रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। ठीक, क्या बता रहे, एक्शन और रिएक्शन बता रहे, नहीं बता रहा। ठीक, अब यहाँ पर जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा पलट के। दो चार्ज बॉडीज है Q1 और Q2, तो जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, अच्छा दोनों हमारे क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट की वजह से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक, अब अच्छा बात करते हैं कि यहाँ पर सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या होंगे। हमारा एक ग्रेविटी फोर्स और बनेगा एक, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़े थे क्या, Fg बराबर G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्या पढ़े, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ क्या है, तो पहले हम सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी ये होगी कि यहाँ पर जो इन्वर्स लॉ वैलिड है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ पहला, तो मतलब दोनों क्या है, सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कहते जो फोर्स है वो इन्वर्सली किसकी है, R स्क्वायर की। यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ वो इस तरह से बनेगा, R इधर फोर्स इधर, तो फोर्स और R का ये ग्राफ बनेगा। ठीक, दूसरा सिमिलरिटी क्या है, दोनों फोर्स जो एक्ट करते हैं, एक्ट अलोंग
लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, जो भी लाइन ज्वाइन हो रही है सेंटर टू सेंटर, उनसे क्या करेंगे, ठीक है, वहीं पे एक्ट करेगा। मतलब मान के चलो एक फोर्स ये, दूसरा चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये, तो जो भी दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी सेंटर टू सेंटर, यहाँ पर इसके अलोंग हमेशा फोर्स काम करेगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लो। पहला डिफरेंस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव नेचर, कहें तो दोनों नेचर का वो है, ठीक है, क्योंकि रिपल्सिव नेचर कब होगा, जब दोनों सेम चार्ज होंगे, और अट्रैक्टिव कब होगा, जब दो अपोजिट चार्ज होंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ऑलवेज कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर का, रिपल्सिव नेचर का होता ही नहीं है। अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, एफ जी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के ऊपर। मीडियम कैसा भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, तो लिखेंगे डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस थे, ये सिमिलरिटी थी। अगले वाली, अच्छा इसकी लिमिटेशन क्या, कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन अगर मान के चलो बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पर हैं, दोनों ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो कहाँ है, रेस्ट में, तब ये वैलिड है, वैलिड है। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा ये वैलिड होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक। अगर मान के चलो दोनों चार्ज हमारे मोशन में हो, बोथ चार्ज मोशन में हो, दोनों चार्ज मोशन में, तो ये वैलिड नहीं है। अगर मान के चलो एक चार्ज मोशन में हो और दूसरा चार्ज मोशन में ना हो, सेकेंड इन रेस्ट, तब भी ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये लिमिटेशन है, ध्यान रखना। पहला लिमिटेशन, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वैलिड है, ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में तो वैलिड नहीं, और दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में, दूसरा मोशन में, तो वैलिड है। तो ये हमारा था कूलम्स लॉ, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा हम लोगों ने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़